रिजीम या पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट में एक ये भी एस्पेक्ट होता है कि डिस्प्लेस्ड आइडेंटिटी, फाइंडिंग द होम, फाइंडिंग द आइडेंटिटी, फाइंडिंग द प्लेस, फाइंडिंग द एग्जिस्टेंस, वेयर डू आई एग्जिस्ट। जैसे आपने पिछली पोम्स में देखा होगा, सो द राइटर और द पोएट इज समवेयर नॉट ओके, समवेयर नॉट ओके अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, ओसिलिएट करता रहता है वो कहीं दो आइडेंटिटीज के बीच में। यहाँ पर मीना अलेक्जेंडर, शी हेल्स फ्रॉम यूपी, देन शी migrated to Kerala, and then to Sudan, and then to America. So there has been means so many migrations from one place to another place, one state to another state, one country to another country, and yet another finally settled in America. तो एक इलाहाबाद, शी बिलोंग्स टू इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर ये केरला गई, केरला से फिर सूडान, और सूडान से फिर अमेरिका। She has had the experiences of all such places, plus the memories of her childhood and the past of her grandmother. ये जो ग्रैंड मदर वाला पास्ट और उसका अपना जो टाइम बिताया हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और जहां जहां पे ये गई थी, वो टाइम जो है, वो जो एक्सपीरियंसेस जो है, दे डोंट लीव हर। शी लीव्स द कंट्री, शी लीव्स द प्लेस, शी लीव्स द स्टेट, बट द प्लेसेस डोंट लीव हर। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डायस्पोरिक राइटर्स के साथ, या फिर जो राइटर्स कॉलोनियल रिजीम के बाद, when they change their identity, they change their place, they change their, they relocate themselves। जब रिलोकेशन होता है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी जनरली कहीं ना कहीं आ जाता है। आपकी मटेरियल नीड्स तो पूरी हो जाती है, आपकी जो भी द ड्रीम्स ड्रीम्स एंड डिजायर्स और बेटर लाइफ, बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन फर्स्ट वर्ल्ड नेशन। एक तो होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, एक होते हैं थर्ड वर्ल्ड नेशन। वी आर इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर थर्ड वर्ल्ड नेशन, द डेवलप्ड कंट्रीज आर फर्स्ट वर्ल्ड नेशन। सो ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस में आपकी ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा एक्सपोजर रहता है आपके टैलेंट को, और यू कैन फील दैट you can live a better life, you can give your children a better life, better future. That's why many people they migrate from one place to another. But the problem comes when they are completely settled and then they want to connect। आपकी दूसरी जगह में जब जाते हो तो एक कनेक्शन का लॉस रहता है। कनेक्शन मतलब कनेक्शन टू आवर ओन पीपल। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स, एंड वी कैन नॉट रिमेन इन आइसोलेशन फॉर अ वेरी फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम। एक टाइम तक जब आपको पैसा कमाना होता है तब तक आप समझ सकते हो, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन यू सेटल कंप्लीटली एंड देन यू वांट टू कनेक्ट टू द पीपल आउट देयर, वो कनेक्शन, वो असली कनेक्शन किसका होता है? अपने ही लोगों से होता है। तो वो जो पास्ट है जहाँ पे वेर यू चेरिस्ड, यू एंजॉयड दैट कनेक्शन, एंड दैट इज मिसिंग इन योर करंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ। तो वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, और वो हैंकरिंग टुवर्ड्स द पास्ट, लिंगरिंग टुवर्ड्स द पास्ट, एंड रिमेनिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पास्ट, ये जो चीज है ये यहाँ पर एक इनकी एक रिकरेंट थीम है। इनको क्या कह देते हैं? माइग्रेंट रूमिनेटर भी कहते हैं इनको। मीना अलेक्जेंडर को माइग्रेंट रूमिनेटर। रूमिनेट मीन्स दोज हु आर इन हैबिट ऑफ थिंकिंग टू मच, पॉन्डरिंग ओवर टू मच, जो बहुत सारा मतलब सोचते रहते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने रूट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के, और पेरेंट्स का जो पास्ट था उसका, ग्रैंड पेरेंट्स, द टाइम दे हैड पास्ड विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एंड देन द टाइम दे हैड पास्ड इन डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्लेसेस। वो पास्ट उनको जो प्लीजिंग पास्ट है वो पास्ट कभी छोड़ता नहीं। एक्चुअली हमारी सबकी ये प्रॉब्लम होती है, वी लिव बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ईदर वी रिमेन इन past or we look forward to future. We don't want to remain in present, and always pine for what is not. What is missing in our life is desirable in our life. What we have missed, what we have left is more important for us. तो इसीलिए इनको रूमिनेटर भी कहता है। मतलब इन ऑल हर पोम्स दिस इज द करेंट थीम, दिस इज द कॉन्करेंट थीम। concurrent theme hankering towards past. So the past she had in Sudan was pleasing, the past she had in Kerala that was pleasing, the past she had in UP that was also pleasing, and when she is completely a settled person in America, so she feels a hankering to those
means places. The places cherish her more than America itself. America, what it provides? America provides better life. America provides better exposure. America provides uh, comfortable life, luxurious life, and all sorts of means modernity and safety, security, all sorts of things can be provided by the America. But the emotional satisfaction which we can have with our beloved, the loved ones, the dear and near ones, with our own people, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग इनकी लाइफ से है. तो वो चीज बार बार एक थीम के फॉर्म में इनके सारी पोएट्री में रिफ्लेक्ट होती है. ये जो टाइटल है माइग्रेंट मेमोरी, माइग्रेंट भी इसलिए है कि वॉन्डरिंग है. वॉन्डरिंग है मीन्स मेमोरीज she always keeps on shifting from one memory to another memory to one memory. The memories of Sudan to memories of Kerala, memories Kerala to that of UP, Allahabad, and from the memories of India to America, or America to Sudan. Means she keeps on shifting those memories. कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. यही जो एक रैंडमाइज्ड सिस्टम है मेमोरीज का आने, जैसे हमारे साइकी पे रिफ्लेक्ट होती है मेमोरीज, उसी तरीके से इस पोम में भी आपको ये पोम जो दिखेगी आपको कैसी है, मॉडर्नाइज्ड पोम्स होती है. ये मॉडर्निटी या मॉडर्न पोम्स होती है. मॉडर्न पोम्स की क्या खासियत होती है कि कोई सर्टेन राइम, सर्टेन मीटर एज इट इज फॉलो नहीं होता. मीन्स दीज पोएट्स दे गिव देयर द वेंट टू देयर फीलिंग्स एज दे कम. जैसे इनके माइंड में वो इमेजेस बन रही हैं उनको एज इट इज प्रेजेंट कर देना, रिफ्लेक्ट कर देना, इवन दो दे आर नॉट वेरी सिस्टमैटिक. अगर आप मीना अलेक्जेंडर की पोम को देखोगे, सो दिस इज द रिकरेंट थीम. She has always been obsessed by the thought of her own people, her own past, and the place. She has always in search of place where she really belongs. She has always in search of home. Home मतलब she has had many houses, but the home she wants to remain in, वो होम तो इसका मदरलैंड जहाँ पे थी, जहाँ पे या तो सूडान में कह सकते हैं, या फिर टू सर्टेन एक्सटेंट इन केरला, टू सर्टेन एक्सटेंट इन इलाहाबाद, परहैप्स नॉट इन अमेरिका. शायद वो अमेरिका उसकी मटेरियल नीड्स पूरी कर सकता है, लेकिन वो जो शी फील्स फ्रॉम हर विद इन, वो सारी चीजें जो है वो पास्ट में रही हैं, और पास्ट उसका बार बार रिफ्लेक्ट होता है, बार बार अपने आप को असर्ट करता है. ये एक रिकरिंग थीम है. तो टाइटल के बारे में अगर आप बात करते हो तो इट इज माइग्रेंट मीन्स वॉन्डरिंग मेमोरीज, वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और वो उसी सीक्वेंस में पोम में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगी. मतलब यू कैन नॉट हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द मेमोरीज. मेमोरीज का सीक्वेंस कोई कैसे कर सकता है? इफ वी रिकलेक्ट सम थिंग्स तो रैंडम, वो रिकलेक्शंस क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, और वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम. ना तो कंट्रोल ही है और ना ही वो उस तरह के सीक्वेंस में होती है. इट इज जस्ट लाइक ड्रीम. जैसे ड्रीम्स होते हैं बिल्कुल कोई सीक्वेंस नहीं होता उनका, कोई रैंडम, मतलब रैंडम किसी भी तरह की इमेजेस बनते रहती हैं और एक इमेज दूसरी इमेज में मिक्स हो जाती है. ऐसी मेमोरीज होती है जब आप मतलब बैठते हो और यू टेंड टू रिमेम्बर समथिंग दैट यू हैव हैड इन पास्ट. तो वो इमेजेस भी क्या है कि कई सारी इमेजेस एमलगेमेटेड फॉर्म में आपके सामने आती है. ऐसा भी नहीं कि डिस्टिंक्ट फॉर्म में. डिस्टिंक्ट जैसे कि आपने एक पूरी सीरियल फॉर्म में, मूवी के टाइप में, या कोई स्टोरी के टाइप में, कि एक जैसे हुई थी आपकी लाइफ में वैसी आपको याद आ रही है, ऐसे कभी नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है. जो कुछ स्ट्राइकिंग होती हैं वो सरफेस पर रहती हैं, जो स्ट्राइकिंग नहीं होती वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैक पीछे चली जाती हैं. और वो अगर वो दोबारा बहुत दिन तक उनको याद ना किया जाए, बहुत दिन तक उनके बारे में सोचा ना जाए, तो वो धीरे 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 इतना ढीली हो जाती है, इतना लूज हो जाती है कि वो सरफेस पर आती ही नहीं. लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि मीन्स टॉकिंग अबाउट समथिंग यू आर रिमाइंडेड ऑफ समथिंग एल्स, टॉकिंग अबाउट समवन यू आर रिमाइंडेड ऑफ समवन एल्स, thinking about some color, thinking about some dish, or thinking about any object, you're reminded of something else also. कहीं ना कहीं उनसे एसोसिएटेड और अटैच्ड मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और वो रैंडम आपके सामने आ जाती हैं. व्हेन यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑल्सो.
ना तो कंट्रोल है, ना ही आपके माइंड में वो इस तरह से आती है। तो उसी जिस तरीके से माइंड में आती है वो मेमोरीज, ऐसे ही इन्होंने पोम में वो रिफ्लेक्ट भी की है। सो आई ट्राई टू रिमेम्बर, दिस इज फ्रॉम द रिमेम्बरेंस और द सूडान, रिकलेक्शंस और मेमोरीज दैट शी हैड इन सूडान, वहां से शुरुआत करती। I try to remember a desert town. Desert town at that time means she is remembering the time when there was a civil war in Sudan. So during the civil war, she had witnessed a huge massacre. She witnessed the people suffering. She witnessed the people who had to forsake everything, the people who had to relocate, the people who suffered the displacement in their life, the people who lost their identity, the people who lost their property, the people who lost their dear and near ones. So that was immense human suffering that she witnessed during civil war in Sudan. तो उसको उसको भी डेजर्ट की तरह भी आप समझ लीजिए। आफ्टर द वॉर फेयर द थिंग्स लुक लाइक डेजर्ट, वीराना टाइप का, सब कुछ उजड़ जाता है। और अगर एक्चुअल डेजर्ट तो सूडान तो प्लेस ही डेजर्ट की है, तो वहां पे भी आप समझ सकते हो। आई रिमेम्बर अ डेजर्ट टाउन। डेजर्ट से एक और भी मीनिंग आता है, अगर एज ए वर्ब यूज करते हो डेजर्ट को, तो क्या हो जाता है, बिरीव। तो डिजर्टेड मतलब क्या है, छोड़ देना भी होता है। सो द टाउन व्हेन इट वाज witnessing civil war, the town when it was witnessing huge genocide or massacre, people had to leave, people had to get bereaved from their dear and near ones। वो टाउन, वो सब चीज आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, जोड़ के देख सकते हो। तो डेजर्ट टाउन और डेजर्टेड टाउन, डेजर्ट टाउन को आप यहाँ पे डेजर्टेड टाउन भी कह सकते हो। डेजर्टेड मतलब द पीपल, व्हेन द पीपल लीव दैट प्लेस, सो दैट प्लेस बिकम्स अ डेजर्टेड प्लेस। और वो एक्चुअल डेजर्ट जो एज ए नाउन उसको आप यूज करना चाहोगे वो भी फिल हो जाएगा। मिराजेस एट नून। मिरज, मिरज क्या होती है, एक सीमिंगली एन इमेज दैट गिव्स यू वर्चुअल सेटिस्फैक्शन, वर्चुअल होप। मिरज आपने सुना भी होगा, या फिर जब आप गर्मियों के टाइम में जाते हो सड़क पर, सो ऑन द horizontal point you feel that the water, the film of water is flowing, but the distance between the film of that water and you remains constant। आप जितना आगे बढ़ते चले जाते हो वो इमेज, वो वाटर इमेज जो है वो उतना ही दूर आपकी नजरों से होती चली जाती है। तो दैट इज एन इल्यूजन, दैट इज अ फिल्मी रियलिटी। फिल्मी रियलिटी मीन्स वेरी थिन रियलिटी। तो वो मिराजेस, यहाँ पे मिराजेस को आप मेमोरीज से भी जोड़ सकते हो। मेमोरीज व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम टाइम means when you remember something of remote past or past, so that memory also remains very filmy। फिल्म सी भी कह सकते हो, फिल्म सी और इल्यूजनरी। इल्यूजनरी, एज इल्यूजनरी एज द मिरेजेस एट नून। ये तो एक्चुअल आप, और ये सजेस्टिव है। दो तरह की मीनिंग्स आप साथ साथ लेके चलते हो, डिनोटेटिव और एक कैनोटेटिव। डिनोटेटिव मीनिंग इज अ डिक्शनरी मीनिंग दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस, and connotative meaning that we derive from our own experiences, means active reading जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीडिंग। एक तो यहाँ पर क्या है कि वो इमेजेस कैसे बन जाती हैं, इल्यूजनरी भी है। मिरेजेस एट नून, एट डस्क अ डस्टी लॉन। डस्टी लॉन यहाँ पे वही इमेज है जैसे कि आफ्टर द वॉर व्हेन इट इज कंप्लीटली डस्टी। जैसे आप कैवेलरी चार्ज की आप इमेजिनेशन करिए, मूवीज में आपने देखा होगा कि घोड़ों के पूरे एक आर्मी आई और सबको मार करके चले गए, और फिर बाद में क्या रहा, उड़ती हुई धूल। तो उस तरीके से भी समझ सकते हो। तो डस्टी लॉन, डस्टी लॉन यहाँ पे लॉन ऑफ हर ग्रैंड मदर, वो भी आप यहाँ पे इमेज कर सकते हो। मतलब कई सारी इमेजेस आपस में जुड़ जाती हैं। सो आई ट्राई टू रिमेम्बर, मतलब शी ट्राइज टू रिमेम्बर अ कंप्लीट इमेज। कोशिश ये करना चाह रही, बिकॉज दीज इमेजेस, दीज एक्सपीरियंसेस चेरिश हर, एंजॉय मीन्स मेक हर फील हैप्पी। लेकिन क्या वो वाकई में उसको एज इट इज यूज कर पा रही, याद कर पा रही है? तो वो फिर शी हैपेंस टू रियलाइज दैट ऑल शी कैन रिमेम्बर इज फ्रेगमेंट। वो फ्रेगमेंटेड रियलिटी है। अब वो एक्चुअल रियलिटी, इट इज नॉट, इट इज नो लॉन्गर एक्चुअल रियलिटी। वो फिल्म से हो चुकी है, वो एक इल्यूजनरी हो चुकी है, एज इल्यूजनरी एज द मिरर्स एट नून। So I try to remember something of Sudanese experiences. Bottles of gin and scotch, a mathematician to whom I spoke of reading Proust, Marcel Proust। ये बार बार ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एल्यूजन।
एक इल्यूजन है. Illusion is something that creates a false vision. Any image that creates a false vision in our imagination. We are confused whether it is a reality or something else. And this is illusion. Illusion is an indirect reference. Indirect reference of some place, of some person in your writing, whatever writing may be. Means it may be it a poem or a short story or an essay or a novel or a drama. Anywhere, whenever you try to refer to some actual event or any event that was in some other text, वो भी allusion होता है. चाहे आप रियल हिस्टोरिकल इवेंट को मेंशन करो या इनडायरेक्टली रेफर करो या फिर समथिंग दैट यू रेड इन सम अदर पीस ऑफ लिटरेचर, वो सब क्या कहते हैं, एल्यूजन होता है. सो मार्शल प्राउस्ट का रेफरेंस भी क्या है, एल्यूजन है. इट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस टू मार्शल प्राउस्ट. व्हेन शी वाज इन कॉलेज, सो शी हैड मैनी टॉक्स विद some person who was a mathematician. Maybe he was her teacher, or maybe he was her colleague, or maybe he was her friend. जो भी हो सकता है. So ये क्या टाइम था? They had bottles of gin and scotch. मतलब they kept sitting on some place and talking and drinking and talking about many things, like talking about literature, particularly Marcel Proust, all summer long. This was the kind of remembrances, this was the kind of time she had spent, and that was the best of her times. Best of times, वो सबसे अच्छे टाइम्स में से हो सकता है. when you are free, when you are enjoying your leisure hours, जो आपका फ्री टाइम होता है उसको एंजॉय करते हो. so you are having whatever you really please, talking with someone you really like, talking with someone you really feel inclined towards, talking with someone with whom you have compatibility. आपकी compatibility है, आपकी थॉट्स को वो समझते हैं, आप उनकी थॉट्स को समझते हो. ऐसे बंदे के साथ बैठना, साथ में ये कल्चर, जिन एंड स्कॉच, ये talking about this or that, talking about the topics of your own liking, जो आपके लाइकिंग वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे मार्शल प्राउस्ट, ऑल समर लॉन्ग. This is what she is trying to recollect. His mistress stood. अब यहाँ पे एक feminism. She has created an image of a woman who is that the woman is the mistress of mathematician. Mistress, you can say girlfriend of that mathematician. Means the poet was not the girlfriend of mathematician. She is trying to remember the moment she witnessed. What was that? His mistress stood on tiptoe, wiping his brow. Brow means sweat from his forehead, just like brows refers to eyebrows. So means the mathematician must be tired, or he must be sweating. So the lady was wiping his sweat. That is the simple thing. That is what she recollected with her pent up silk. Silk refers to sari. Pent up when someone is angry. Now, to a certain extent, it can be said that the lady was not very comfortable in wiping the sweat of her lover. But she was expected to do that. She was forced to do that. तो कहीं ना कहीं वो एक फेमिनिज्म या फेमिनिस्टिक अप्रोच यहाँ पे उन्होंने लाई है कि he did not regard his beloved or girlfriend as girlfriend. Rather, he tended to simply regard her as a servant. ये दिस इज व्हाट शी फील्स. एक्चुअल में ये केस हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट द वे शी वाज वाइपिंग, कहीं ना कहीं उसका एंगर झलक रहा था. पेंट अप मतलब क्या है? व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड ऑफ योर पेशेंस, जब आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, सो यू फील पेंट अप. पेंट अप मतलब सप्रेस्ड, जब आप एंगर आपका बस निकलने वाला होता है. तो शी वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स wiping that sweat from his eyebrows, but she was forced to do it. She was inclined, not inclined but forced. Her sari, ये क्या है? Pent up silk, her sari. Hot green rivaling मतलब competing the neem leaves. Neem leaves मतलब green color यहाँ पे. अब neem leaves से तुरंत कहाँ पे याद आई? Neem leaves were the leaves which her grandmother used to collect and make some herbs. यहाँ से वो ग्रैंडमदर की तुरंत याद आ गई. कि ग्रीन लीफ से याद आया कि मेरी दादी जो थी वो ग्रीन लीव्स को बॉईल करके या तो उनकी हर्ब्स बनाती थी या ग्रीन लीव्स की चटनी बनाती थी
या ग्रीन लीव्स को, नीम लीव्स को, और कई तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसको यूज करती थी। तो दैट वाज द हेल्थी प्रैक्टिस माय ग्रैंड मदर यूज टू डू। उसकी तुरंत याद आ गई कि भाई ये जो मतलब शी वॉज वेयरिंग द साड़ी विच वॉज ग्रीन कलर। साड़ी का कलर कैसा था? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर से याद आया नीम लीव्स, नीम लीव से याद आई दादी। ऐसे मेमोरीज क्या होती है आपस में एमेलगेमेट करते हैं। अब वो बात खत्म हुई, वहां की मैथमेटिशियन की बात खत्म हुई। ये फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरीज, वो एज इट इज माइंड में आते चले जा रही हैं। अब क्योंकि बात चल रही है फेमिनिस्टिक थोड़ी अप्रोच आई गई है, सो लोगों के जो व्यूज है दैट शी हैड दैट टाइम, दैट शी फेल्ट दैट टाइम, वो भी बीच में आ गए, वो भी रिकलेक्ट हो गए। क्या क्या थे? वॉचिंग हर अमा विस्पर्ड, अमा मीन्स मदर, हर मदर विस्पर्ड इन द विंड। विस्पर्ड इन द विंड मतलब शी हैपेंड टू से, जब भी बात आती थी कि मतलब मैच मेकिंग, जो बात आती है कि और किस तरह का हस्बैंड होना चाहिए, किस तरह की वाइफ होनी चाहिए, दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन माइट बी गोइंग इन हर टाइम एट टाइम्स। तो उसमें क्या है, इनकी मम्मी क्या कहती थी, मतलब हर पेरेंट्स वर always very much advanced in their ideology or in their notions of girl and boy or married couples. तो इनकी मम्मी क्या कहती थी? बी रियल, बी रियल मीन्स बी व्हाट यू आर, मीन्स असर्ट योर इंडिविजुअलिटी, असर्ट योर इंडिविजुअलिटी। मतलब डोंट चेंज योर सेल्फ विद द अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ। वट एवर यू आर, बी रियल, बी जेन्युइन। Only then you can feel at home, otherwise you will feel obsessed with your own personality which has been prevented, which you have been prevented from। अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंग करते चले जाते हो तो you lose your own individuality, and a time comes when you feel obsessed with that lost personality or individuality। फिर उससे obsess करते हो कि यार मैं तो ये था या मैं तो ये थी, what I am doing right now। You will not be happy, and if you are not happy, so your life will be simply a burden। This is what their parents means always inculcated in her mind। वो हमेशा इसके इनके माइंड में इस तरह की बातें होती थी कि बी रियल, वॉट एवर यू आर यू रिमेन, डोंट चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ द पर्सन। और दूसरी बात ये, टेक अ हस्बैंड फॉर ऑफ गुड स्टॉक। गुड स्टॉक दो तरीके से ले सकते हो आप। गुड स्टॉक, उससे क्या, वेल्थ। और स्टॉक रिफर्स टू हेरिडिटी ऑल्सो, हेरिडिटी और अच्छी सोच, वो भी सब यहाँ पे हो सकती है। तो वेल्थ ऑन द वन हैंड, और गुड नेचर और इंटीग्रिटी ऑन द अदर हैंड। तो टेक द हस्बैंड of this kind of nature rather than affluent or only affluent. So try to try to find out the husband who has both these qualities. He must be affluent, otherwise the life will be hell. Oh, but only wealthy person will not be able to make you uh, feel happy। वो शायद पैसे, मतलब ही विल बी अ मर्सेंटरी काइंड ऑफ पर्सन, ही विल वे एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि सिर्फ अगर बहुत पैसे वाला ले लिया तो वो हर चीज को पैसे से तोलेगा, ही विल रिगार्ड योर प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वो भी नहीं है। बट अ पर्सन हु बैलेंसेस गुड नेचर एंड वेल्थ, ये उनके पेरेंट्स हमेशा कहते रहते कि दिस काइंड ऑफ पर्सन यू चूज, वी डोंट सेलेक्ट, वी डोंट इम्पोज। इनफैक्ट हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी लड़के को ला करके इम्पोज करेंगे कि भाई इससे शादी कर लो, वेदर यू फील कंपैटिबल विद द बॉय और नॉट, यू ट्राई टू फाइंड आउट द बॉय अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। हाउ एवर यू शुड नॉट फील मीन्स लव लॉर्न, जैसे होता है ना प्यार में अंधे टाइप के, तो उस तरह का नहीं है। क्योंकि एज फॉर लव इट इज ब्लाइंड। क्योंकि इफ यू चूज अ हस्बैंड आउट ऑफ लव फॉर हिम, सो लव इज ब्लाइंड, यू विल फॉल अ प्रे टू द ब्लाइंडनेस। तो ये प्रैक्टिकल, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात उसके पेरेंट्स ने कह दी कि भाई हमें कोई, वी डोंट माइंड एनीबॉडी यू चूज वुड बी रेस्पेक्टेड, एक्सेप्टेड। बट द पर्सन, because you have to live with that person for a length of time for your rest of your life, so that person should be wealthy, healthy, healthy from mentality। ठीक, उसकी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, वो बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फेमिनिन, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है कि मॉडर्न वुमन और a woman, forget about modern woman, a woman should assert herself, she should not completely alter herself according to the whim of the other person with whom she is
expected to live for the rest of the life. Rather, she must be real. Or as far as husband is concerned, choosing a husband is concerned, so she must choose wisely. वो विजडम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. अप्पा अप्पा क्या कहते थे उनके? अप्पा मीन्स पप्पा. पप्पा क्या कह रहे हैं उनके? वॉइस इन अ लो वॉइस, नो डाउरी. कि भाई वी डोंट बिलीव इन डाउरी, वी वोंट गिव एनी अ सिंगल पेनी एज इन द टर्म्स ऑफ और इन द शेप ऑफ डाउरी. मतलब बड़े फॉरवर्ड टाइप के पेरेंट्स हैं कि भाई दुल्हन ही दहेज है, ये अगर आपको एक्सेप्ट है ओनली मीन्स देन इट इज ओके, अदरवाइज तुम अपने घर हम अपने घर. वी वॉन्ट मीन्स कंडीशन द थिंग्स. ऐसा नहीं है कि चीजें कि हम मैनिपुलेट करें या चीजों को कंडीशन करना चाहें कि वी मीन्स दिस डाउरी विल गारंटी द हैप्पीनेस फॉर द गर्ल और द बॉय. ये बिकॉज देर इज नो गारंटी. ये तो रिश्ता ही सौदे वाली होगा, ये तो रिश्ता नहीं हुआ, एक सौदेबाजी हो गई. सो नो डाउरी कि बेटा तू चूज कुछ भी कर ले, बट हमारे पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है, हम देंगे भी नहीं. ऐसा नहीं है कि देने के लिए है नहीं, बट वी वॉन्ट गिव दिस मनी इन द टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डाउरी, अदरवाइज एवरीथिंग इज योर्स. बाकी सारी चीज है तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डाउरी के नाम पर एक पैसा भी हम नहीं देंगे. और यू शुड ऑल्सो मीन्स रिगार्ड दिस एज ए सेलिएंट फीचर ऑफ आवर फैमिली. ये सोच है हमारी. यू आर ओनली यू नीड, मतलब ऐसा होता है दुल्हनिया दहेज कि भाई यू आर ऑल यू नीड, you are sufficient in your own self, and then you are capable of anything. So what is the need of that money? And with that money, would you feel guaranteed? Would you guarantee the happiness? Would that husband guarantee the happiness? So this is all foolish notion. Your own precious self, you are your precious self, you are what you are. If somebody chooses you, he or he must choose you as you are, rather than conditioned by or decorated by or made up by money, compensated by that money. मनी से कंपेंसेट करके अगर कोई तुम्हें ले जाना चाहेगा तो वो तब तक कंपेंसेटेड रह सकता है जब तक कि मनी है. When he runs out of the money, he will try to or he will start finding faults in you. क्योंकि मनी कंपेंसेट करने के लिए ली थी. दहेज क्या है जनरली? तो दहेज आप अपने पूरा सोसाइटी में ये बड़ा स्टिग्मेटिक है कि आप कभी कुछ लड़के में या लड़की में कुछ मतलब किसी तरह की क्रिपल्डनेस होती है या फिर किसी तरह की भी रंग शामला उमला टाइप का, ये बड़े स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी में. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, दहेज दे देते हैं कि थोड़ा सा हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए दहेज ज्यादा दे दिया. ये सोच में आपने फील भी करा होगा कि भाई इसको तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इसके तो ये परेशानी है, थोड़ी हाइट छोटी है या फिर हाथ पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, आईज वाइज में प्रॉब्लम है या फिर पढ़ी लिखी कम है. इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, दहेज से कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं. अगर वो कंपेंसेट करने के लिए है तो वो कंपेंसेट तब तक रहेंगी जब तक कि वो पैसा है. पैसा खत्म, फिर वो फाइंड जो फॉल्ट है, जिस फॉल्ट को कंपेंसेट करने के लिए लिया गया था, वो फॉल्ट रिफ्रेश सरफेस होने लगता है. तो सरफेस होने लग गया, फिर वहां से दोबारा से क्या कहते हैं परेशानी शुरू हो जाती है. वो सारे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि बिकॉज ऑफ दिस डाउरी मैनी गर्ल्स आर बर्न्ड, मैनी गर्ल्स आर किल्ड बाय देयर इन लॉज, डिजर्टेड बाय देयर इन लॉज, डिजर्टेड बाय द हस्बैंड. और फिर उनकी लाइफ क्या हो जाती है, बिल्कुल हेल हो जाती है. सो वो नींव ही सौदेबाजी थी. तो वो कह रहा है कि भाई वो तो हमारे पास नहीं. ये पूरा जो स्टैंजा है, इट इज कंप्लीटली डिवोटेड टू द मेमोरी ऑफ ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर एली, एली मस्ट बी द नेम ऑफ ग्रैंडमदर. अ लाइफ टाइम एगो, लाइफ टाइम एगो मतलब रिमोट पास्ट. रिमोट पास्ट मतलब शी इज रिकलेक्टिंग अबाउट हर, रिकलेक्टिंग द पास्ट ऑफ हर ग्रैंडमदर that her grandmother had in her life. ऐसा समझ लीजिए, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट. अ लाइफ टाइम एगो ग्रैंडमदर एली वोर गोल्ड. गोल्ड यहाँ पे क्या है, गोल्ड कलर. गोल्ड एज सच भी हो सकता है, गोल्ड एज ए मेटल भी हो सकता है, गोल्ड कलर की साड़ी भी हो सकती है. दैट हर ग्रैंडमदर वाज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग. शायद ग्रैंड मदर उनकी उस गोल्डन कलर की साड़ी में अच्छी लगती होंगी, उनको पसंद होगा, या फिर गोल्ड की भी बात यहाँ पर हो सकती है. सो शी इज रिमेम्बरिंग द टाइम व्हेन हर ग्रैंड मदर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी
She usually wore golden color sari or clothes, and then she was fond of gold itself. It may be also taken that way. वो टाइम रिकलेक्ट करना चाह रही है. Stepped off a boat into the paddy field and vanished. मतलब she is recollecting the time when her grandmother used to go to the field and केरला में तो बहुत सारी जगह क्या होता है, नाव से पार करके जाना होता है, लेक्स बहुत सारी है. तो when the way she rowed the boat and then came out of the boat and came into the paddy field and then vanished because of her short height, और कुछ भी हो सकता है. और वो यहाँ पे क्या है कि ये वेनिश, यहाँ पे शी इज नॉट सिंपली वेनिस्ड इन द पैडी फील्ड, शी वेनिस्ड फ्रॉम द माइंड ऑल्सो. मतलब शी डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग एल्स देन दिस वन. शायद इसके अलावा कुछ और याद नहीं है, क्योंकि ये फेंट मेमोरीज है. ये मेमोरीज, शी मस्ट हैव बीन वेरी वेरी स्मॉल, वेरी यंग, जो मेमोरी इसको याद रही है. हो सकता है कि दादी के साथ जाती हो तो वो थोड़ा बहुत चीजें याद रह गई होंगी, तो वो फेंटेड फॉर्म में ही है, क्योंकि टाइम लैप्स बहुत ज्यादा हो चुका है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, इसलिए वो चीजें ऐसी है. इंक इंचेस फॉरवर्ड इन हर डायरी. इंक रिफर्स टू राइटिंग, राइटिंग अ डायरी. मतलब शी मस्ट हैव बीन फॉन्ड ऑफ राइटिंग डायरी. हो सकता है उसकी दादी डायरी राइटिंग करती हो, तो डायरी में से कुछ पेजेस उसने पढ़े हो अपनी दादी के बारे में. हो सकता है कि शी वॉज फिजिकली विद द दादी, विद ग्रैंड मदर, और शी हैड समथिंग अबाउट द पास्ट ऑफ ग्रैंड मदर थ्रू हर डायरी. डायरी के फॉर्म में हो सकता है, जो भी है. तो इंक इंचेस फॉरवर्ड, इंक इंचेस फॉरवर्ड मतलब व्हेन हर राइटिंग असर्टेड इटसेल्फ, जो भी लिखा होगा दादी ने, दैट कुड नॉट बी हिडन, दैट कुड नॉट रिमेन हिडन, दैट वाज सो मच इंपॉर्टेंट. सो इंक रिफर्स टू राइटिंग. इंचेस फॉरवर्ड इन हर डायरी. प्लेस एब्जॉर्ब्स अस, डिस्टेंस स्टार्टल. अब परेशानी क्या है कि प्लेसेस, व्हेन वी चेंज प्लेसेस, सो वे दे एब्जॉर्ब अस, दे कंप्लीटली एब्जॉर्ब अस, कंज्यूम अस. कंज्यूम अप मतलब क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाती है उस प्लेस में. एक जगह के गए, दूसरे उसी जगह के हो गए, दूसरी जगह गए, उस दूसरी जगह के हो गए. व्हाट रिमेन्स मेमोरीज, रिमेन्स इन व्हाट कंडीशन, फ्रेगमेंटेड. किस तरीके से रह जाती हैं वो, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ही रह जाते हैं. दे आर नॉट दैट सब्सटेंशियल एज यू हैड देम. तो और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है. इफ द प्लेसेस आर समवेयर डिस्टेंट, अगर डिस्टेंट प्लेसेस है तो फिर वो सरप्राइज करते हैं. सरप्राइज इस सेंस में करते हैं कि यार यू फील सरप्राइज एज टू व्हाई यू कुड नॉट रिमेन वेरी मच विजिलेंट, व्हाई यू कुड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एज इट हैड हैपेंड. तो ये सरप्राइजिंग होता है. मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट आफ्टर सर्टेन टाइम यू टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग. सब कुछ भूल जाते हैं, अपने पास्ट के बारे में भूल जाते हैं, वो जो हैप्पी पास्ट जो हमने बिताया वो भी भूल जाते हैं. क्या रह जाता है, कुछ चंक्स, कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं. टर्मरिक, अब क्या क्या याद रहा है दादी का, जो भी याद रहा है, दैट शी इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट. टर्मरिक पाउंडेड ऑन स्टोन. टर्मरिक मतलब किस तरीके से वो दादी, शी न्यू द हर्बल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, जो भी स्पाइसेस थे उनकी हर्बल प्रॉपर्टीज, उनको ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में अवेयरनेस ज्यादा रही होगी. तो शी यूज टू मेक सम हर्ब्स, और मतलब डेली यूज के लिए भी हल्दी पहले तो गाँव वाँव में तो पीस करके वैसे ही सिलबट्टे से ही पीस करके यूज करते थे. आजकल तो पिसी हुई आ जाती है, लेकिन दैट वाज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द टर्मरिक, दैट वाज पाउंडेड ऑन दैट सिल. पाउंडेड मतलब क्या है, स्ट्रक, स्ट्राइक रिपीटेडली ऑन स्टोन. स्टोन वो सिल, स्लैब. क्रस्ड फेनुग्रीक. फेनुग्रीक जो मेथी होती है उसको फेनुग्रीक कहते हैं. फेनुग्रीक की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, टर्मरिक की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उनको पीस करके या फिर कूट करके, जो भी है, शी कैप्ट इन अ जार बाय हर बेड साइड. और वो उनको क्या करके उसका एक पूरा एक मसाला टाइप का बना करके या जो भी, और अपने बेड साइड के रखते थे, शायद वो कंज्यूम करने के लिए, शायद खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और वट एवर द प्रिस्क्रिप्शन माइट बी, और वट एवर द शी लर्न, शी न्यू अबाउट. Why she kept that jar beside her bed? No one knew. किसी को पता नहीं चला कि क्या था. बड़ा मतलब या तो ये है कि द मेमोरीज हैव फेंटेड सो मच दैट नोबडी रिमेंबर्स, और शी डिड नॉट टेल. ग्रैंड मदर शायद बताती भी नहीं थी कि वो क्या, बड़ा सीक्रेट टाइप का फॉर्मूला था ग्रैंड मदर का. अब वो क्यों करती थी, क्यों, किसी को नहीं पता. बट दैट वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग. शी केप्ट हरसेल्फ बिजी इन डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. अभी आपने अभी तक देखा होगा कि ये बड़ी फ्रेगमेंटेड पोम है. कभी कुछ याद कर रही है, कभी कुछ याद कर रही है. मेमोरीज एज दे
दे अपीयर, दे फ्लैश ऑन योर मेमोरी। जैसे चीजें, जैसे इमेजेस रिफ्लेक्ट होती है, फ्लैश होती है आपके माइंड में, वैसी उसने अरेंज कर रखी है। तो ना ही कोई इसमें सेपरेट मीटर है, ना ही कोई राइम स्कीम है, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न भी नहीं, कोई पर्टिकुलर जॉनर भी नहीं। ये इसको क्या कहेंगे, मॉडर्निस्ट पोम। व्हेन द नीम स्टार्ट्स टू फ्लावर, अब नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, नीम स्टार्ट्स टू फ्लावर मतलब जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं वो जब निकलना शुरू हो जाते हैं, फूल आना शुरू हो जाता है, we'll use the petals for chutney. She used to tell कि भाई do you know when neem is means most beneficial, नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कब होती है, when it starts to flower, उन फ्लावर्स को या उन नीम जो फ्लावर मतलब ये होता है जो बिल्कुल रेड कलर की या फिर पिंकिश कलर की जो लीव्स होती है जब स्टार्टिंग में बनना शुरू होती हैं, बाद में जब पूरी मैच्योर हो जाती है तो ग्रीन उनका कलर हो जाता है, लेकिन लीव्स का भी आपने शुरुआत में देखा होगा जब वो छोटी छोटी होती है तो पिंकिश कलर होता है उसका। तो वो कह रहे हैं उनकी क्वालिटी वो सबसे बेहतर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उसको तोड़ करके क्या, पेटल्स फॉर चटनी, चटनी बनाना और उसका चटनी का यूज करना। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं स्वीट नीम का भी जिक्र हो, केरला और साउथ में तो स्वीट नीम बहुत ही ज्यादा यूज होती है। स्वीट नीम तो आपने खूब खाई भी होगी, डोसा इडली डोसा में खूब यूज करते हैं। गांधी इज कमिंग आउट ऑफ जेल सून, grandmother was also very much fond of politics, she was active in politics also, or she was aware about the political happenings also। उस टाइम में हो सकता है कि गांधी जी बाहर आ रहे हो तो वो न्यूज वो भी मतलब किस तरीके से दादी माँ ने बताई होगी। she used to tell many things and among those things she also must have told गांधी जी is also coming, बीच में गांधी जी वाली बात भी आ गई। तो जो भी कुछ याद रहा उसको रैंडम, वो सब यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रही है। ₹2 for new teapot, we need it badly, 3 for a sack of sugar। दादी वॉज इकोनॉमिकल ऑल्सो, मैथोडिकल ऑल्सो। जो पुराने लोग हैं बड़े मतलब अरेंज करके चलते हैं अपनी लाइफ को और एक एक पैसे को बड़े हिसाब से खर्च करते हैं, उनको पता होता है वैल्यू क्या होती है पैसे की। तो उसका अरेंजमेंट, दादी का अरेंजमेंट बड़ा बेहतर था। तो हर चीज के लिए न्यू पॉट के लिए मतलब पैसा बचा के रखना कि भाई उसके लिए इतना पैसा और उस चीज की जरूरत है, टी पॉट की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुगर, शुगर लाने के लिए भी इतना पैसा और हर चीज के लिए मतलब सेपरेट, दे हैड द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी सेपरेट थिंग। ऐसा नहीं है कि पैसा आते ही एक चीज में सब कुछ, ये मॉडर्न सोच होती है कि पैसा आते ही एक चीज की जिस जरूरत है उसमें सब कुछ पैसा खर्च कर दिया। पुराने लोग क्या होते थे, पूरा पैसा आते ही उसको हर चीज में डिवाइड कर लेते थे, कभी ये सम इसके लिए ही है, दिस इज कंप्लीटली सेपरेटेड फॉर दिस पर्पज। जैसे गवर्नमेंट का फंड होता है कि भाई ये इतना परसेंट डिफेंस के लिए, इतना परसेंट एजुकेशन के लिए, इतना परसेंट एग्रीकल्चर के लिए, इतना परसेंट इसके लिए, इतना परसेंट उसके लिए। तो ऐसी जो पूरे जो सबसे बढ़िया मैनेज करते हैं अपने लाइफ को, वीमेन के बारे में बहुत कहा जाता है कि वो सबसे अच्छा लाइफ को मतलब घर को मैनेज करती है, कम से कम घर का खर्चा चलाने के। तो दादी वॉज परफेक्ट इन दैट। फियर हम्स इन मी अ प्रेगनेंसी, अचानक से दूसरी बात आ गई। हम्स मतलब क्या, सरफेस जैसा होता है ना कि उभर जाना। अब यहाँ पे उभर जाना, हम तो वैसे भी जो क्या कहता है इन प्रेगनेंसी द स्टमक हम्स, हम्स मतलब क्या है, कम्स आउट। तो उसको भी है, वैसे तो हम किसको कहते हैं जो पीछे कुबर टाइप का निकल जाता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द द पफ्ड बेली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। सो फियर हम्स इन मी अ प्रेगनेंसी, हु विल डू द एम्ब्रॉयडरी ऑन माई लिटिल वन स्कर्ट। So when Dadi was pregnant, she must have wrote in her diary कि यार who will do all these things, ये जो एम्ब्रॉयडरी करना स्कर्ट स्कर्ट पे, तो ये कौन करेगा, once I cannot do all such kind of household chores plus embroidery type of work, so who would do this thing। ये सारी चीजें भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि किस तरह से वो फियर स्ट्रिकन सिचुएशन थी। देन इन द थर्ड स्टैंजा, कैनियंस ऑफ डर्ट क्रॉप, कैनियंस किसको कहते हैं, क्रैक, जो क्रैक दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। वैसे तो क्रैक से ये कैनियंस किसको कहते हैं, जो जंगल में आपके बीच का गोर्ज होता है, गोर्ज मतलब वैली टाइप की बन जाती है, इधर जंगल उधर जंगल बीच में वैली घाटी, तो उस तरह के। तो यहाँ पे सिंपली क्रैक के, तो क्रैक्स ऑफ डर्ट क्रॉप अप मतलब फॉर्म इन ट्री लाइन गार्डन, ट्री लाइन। अब यहाँ पे क्या है, इट इज अबाउट द गार्डन ऑफ ग्रैंड मदर, गार्डन ऑफ ग्रैंड मदर।
doorway slid into rubble. Now what is left? Since grandmother is no more, so what remains is the memory, and what kind of memory? Disturbing one. दादी के बाद से चीजों का हाल क्या हुआ? वो सारे जो ट्रीज थे, जो सारी हेजेस होंगी, या फिर जो गार्डन में उसने केयर करके दादी बनाती, मतलब पूरा गार्डन अरेंज करके रखा हुआ था, उन पे बिल्कुल बेतरतीब हो चुके हैं, डीरेल हो चुके हैं। उनकी पूरी ग्रोथ जो है वो डीरेल्ड हो चुकी है। कोई भी कहीं से भी बढ़ रहा है और किसी तरह से भी वो प्रॉपर ना तो शेप में है। ऐसे ही जो डोर यार्ड होगा, उसका दरवाजा जो होगा, दरवाजा भी क्या है? डोर वेज स्लिड इनटू रबल। स्लिड इनटू रबल मींस दे आर इन डायलैपिडेटेड कंडीशन। जो दरवाजे वरवाजे हैं सब वो अपने मतलब बहुत ज्यादा लूज कंडीशन में आ चुके हैं, बहुत उनकी पिटिएबल कंडीशन हो चुकी है। बिकॉज ऑफ देर इज नो दादी, देर इज नो ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के ना होने की वजह से चीजें क्या है? नोबडी लुक्स or takes care, nobody looks after them, nobody takes care of them. So the things when they remain uncared for a length of time become useless or become junk. वो बिल्कुल बेकार हो जाते। वेयर इज दिस ग्रैंड मदर नाउ? आई नीड अ गोल्डन रेशियो ऑफ। तो अब शी इज पाइनिंग फॉर द ग्रैंड मदर कि यार काश कि दादी अब कब, काश ऐसा होता कि आई रिमेन्ड विद माई ग्रैंड मदर अगेन। काश ऐसा टाइम दोबारा आता तो कितना बेहतर होता। तो शी इज पाइनिंग फॉर द अकम्पनीमेंट और कंपनी ऑफ दादी दिस टाइम बैडली। फॉर फिबोनाची कौन है? इटालियन मैथमेटिशियन है। इनकी थियरी जो पास्ट और प्रेजेंट को लेकर नंबर थियरी इन्होंने डेवलप की थी, तो उस नंबर थियरी को पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस से यहाँ पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो वो रेफरेंस के तौर पे आप समझिए, सिर्फ ये एल्यूजन है, रेफरेंस है। फिबोनाचीज थियरम इज द हैजार्ड ऑफ मेमोरी। मतलब इज क्या है? रैशनलाइज। शी ट्राइज टू रैशनलाइज द पास्ट, द लॉस ऑफ पास्ट बाय दिस थियरी। मतलब रैशनलाइज करने की बात है, लेकिन पास्ट जो है वो कभी रैशनलाइज, या पास्ट की जो मेमोरीज है या फिर जो हैंकरिंग ऑफ पास्ट है वो कभी रैशनलाइज नहीं हो सकता है। वन समथिंग दैट टीजेस यू ऑफ योर इमेजिनेशन, ऑफ योर सेंटिमेंट्स पर्टिकुलरली, तो उससे आप कभी रैशनलाइज नहीं होते। वो चीज रैशनलाइज नहीं होती है, दैट रिमेन्स एज सच। वो ऐसा के ऐसे ही रहती है। सो हैजार्ड ऑफ मेमोरी अंडर द क्लाउड कवर मतलब क्या है? सस्पिशन या डाउट। डाउट आई एंटर कॉम्ब्रे। ये फिर क्या है यहाँ पे? एल्यूजन है। ये किस चीज का एल्यूजन है यहाँ पे? ये जो कॉम्ब्रे है वो फिक्शनल लोकेशन है। कॉम्ब्रे इज अ फिक्शनल लोकेशन, लोकेशन ऑफ स्टोरी। स्वान्स लैंड, स्वान्स लैंड बाय, ये स्वान्स लैंड ही है। स्वान्स वे, स्वान्स वे बाय मार्शल प्राउस्ट। Since she was very much fond of Marcel Proust, so she read all the stories and novels of Marcel Proust. So she entered that locality. अब यानी कि क्या है कि वो दादी से अब कहाँ पे आ गई? जो उसकी फॉन्डनेस थी मार्शल प्राउस्ट में, और मार्शल प्राउस्ट की जो फिक्शनल दुनिया थी उसकी याद आ गई। कि एक टाइम ऐसा था कि व्हेन शी यूज्ड टू रीड द स्टोरीज ऑफ मार्शल प्राउस्ट, शी यूज्ड टू लिव दोज स्टोरीज। जब आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज पसंद होती है तो आप क्या करते हो? आप अपने आप को उन स्टोरीज में फिक्स कर देते हो, आप अपने आप को इन स्टोरीज का कैरेक्टर मानना शुरू कर देते हो, जब आप बहुत ज्यादा उस स्टोरी से इन्फ्लुएंस्ड होते हो। तो दिस इज वॉट एट सम टाइम शी वॉज सो मच फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज दैट शी फाउंड हरसेल्फ इन दोज स्टोरीज एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर के तौर पर अपने आप को। सो दादी को याद करते करते अब क्या हुआ है? शी हैज एंटर्ड कॉम्ब्रे, दिस लोकेलिटी। शी हैज एंटर्ड दिस लोकेलिटी, यानी कि मार्शल प्राउस्ट का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। प्राउस्ट अप्रोचेस, मार्शल प्राउस्ट का फिर यहाँ पे विजिबल एल्यूजन है। प्राउस्ट अप्रोचेस रैप्ड इन फॉर्च्यून इज रॉब। ये नॉवल इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, उसमें एक ये कैरेक्टर थी फॉर्च्यून, उसके मतलब ड्रेस, उसकी ड्रेस को यहाँ पे रिफर किया हुआ है। इस नॉवल की एक कैरेक्टर फॉर्च्यूनी, एंड देन उसकी एक ड्रेस को यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। मार्शल प्राउस्ट रैप्ड मतलब wearing, wearing the dress, the gown of this character. He came
ऑन हिज नोबली नीज, मतलब क्रॉलिंग करते हुए, जस्ट लाइक। सो मार्शल प्राउस्ट केम इनटू हर मेमोरीज क्रॉलिंग। कब, मतलब क्रीपिंग करते हुए, कब वो आ गया ग्रैंड मदर को याद करते करते, उसके बारे में याद करते करते, मार्शल प्राउस्ट कब वो फ्लैश होने लग गया। शी डिड नॉट नो, जैसे चीज आप, यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग डाउन साइड, और बीच में क्रॉल करते हुए पीछे से कोई आ जाए। तो वो कपड़े पहन करके, मतलब ये क्या है कि विद हिज फिक्शनल वर्ल्ड मार्शल प्राउस्ट क्रैप्ड इनटू माय मेमोरी, इस तरीके से आप समझिए इसको। अपनी वो फिक्शनल दुनिया को लेकर के मार्शल प्राउस्ट मेरे जहन में दोबारा से आ गया। टू पीकॉक्स वोवन ऑन सिल्क सिप फ्रॉम द वॉज, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज वॉज, not vase or vase or something like that. This is pronounced as was. Was means the pot, the flower pot. Two peacocks woven in silk sip from was set in a field. ये क्या है? This is embroidered. The scene is embroidered. जो दादी माँ की, फिर यहाँ पे अगेन शी हैज कम टू हर ग्रैंड मदर। क्या है कि उसकी साड़ी पे दो पीकॉक, वो कहीं से क्या कहते हैं, सिल्क, सिल्क रिफर्स टू साड़ी। सिप फ्रॉम द वॉज सेट इन फील्ड, एक वॉज बीच में रखा हुआ है, और दो जो क्या कहते हैं पीकॉक्स हैं, दे आर सिपिंग फ्रॉम दैट वॉज। जैसे आपने हंसों को देखा होगा, बगलों को देखा होगा, एक बड़े से पॉट में से पानी पीते हुए। सो दिस काइंड ऑफ सीन मस्ट बी देयर, मस्ट बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द साड़ी दैट दादी वॉज वेयरिंग। और अब दादी का और मार्शल प्राउस्ट का इन्होंने क्या क्या मीटिंग करवा दी इस तरीके से। ये क्या है? एमलगमेशन ऑफ मेमोरीज, एमलगमेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड मेमोरीज। एक थॉट, एक मेमोरी दूसरी मेमोरी में कब मिल जाए और किस फॉर्म में आप उसको मैनेज कर दो। जैसे ड्रीम में आपने देखा होगा कि एक इमेज दूसरी इमेज में ऐसे मिक्स हो जाती है जैसे कि वो कंप्लीट स्टोरी हो। लेकिन व्हेन यू ट्राई टू रिकलेक्ट एंड ट्राई टू सेपरेट द प्लॉट, देयर इज नो प्लॉट। ड्रीम का कोई प्लॉट नहीं होता, कोई सीरीज ऑफ इंसिडेंट होती नहीं सेपरेट। all you have all you are able to remember the next day when you open your eyes is fragmented reality। आपको आधी चीजें याद रहती है, आधी चीजें नहीं रहती है। क्या था वो, क्या नहीं था, कुछ स्ट्राइकिंग होता तो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, जिससे कि आप या तो नाइट मेरिज टाइप का हो या बहुत ज्यादा फॉन्डनेस वाला हो, तो वो तो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर धीरे धीरे वो भी वैनिश होना शुरू हो जाता है। टू पीकॉक्स woven in silk sip from the was sat in a field emblazoned with syllables of Sanskrit। Emblazoned, the was that was, there was an inscription on the was, something was inscribed। उस was पर क्या था कि कुछ ना कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। तो यानी कि शी इज नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द रूट्स। grandmother was very much fond of Vedas or Sanskrit language or means mythology of Sanskrit language, Sanskrit literature, उन सबसे इन्फ्लुएंस्ड रही होगी। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो जैसे चीजें होती है हमारे घर में, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि हमारी कल्चर का वो हिस्सा बना रहे। if we are not find the time to recollect those things, at least the things present themselves before us, हमारी कल्चर हमारे सामने बार बार आती रहे। तो एम्ब्लेजेंड विद सिलेबल्स ऑफ संस्कृत, तो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ उस वॉज पर होगा, जिसमें से भी दो मोर वो पानी पी रहे होते। दिस सीन वॉज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन हर साड़ी, वो साड़ी पहने हुए ये है, और मार्शल प्राउस्ट वॉज वेयरिंग द गाउन ऑफ द कैरेक्टर फॉर्चुनेट। अब दोनों की मीटिंग कैसे होगी? शी लीन्स अगेंस्ट हिज शोल्डर्स, नाउ it is as if Marcel Proust has come to Dadi and Dadi is leaning towards him, leaning on his shoulders। दादी उसके कंधे पर सर रख करके बैठी हुई। मतलब this kind of scene she has created amalgamation of different memories। My grandmother, so she leans against his shoulder, my grandmother, the nationalist who has burnt her silks, she wears finest khadi drap about her heels, she follows him into his cork-lined room, he finds a dry twig sits in a glass। अब ये that nationalist who has burnt her silks, अब ये क्या हुआ? जो सिल्क की जो कारीगरी थी या फिर सिल्क की जो भी प्रोडक्शन था, वो हो सकता है कि उस टाइम में कुछ ऐसा टाइम रहा हो कि जो नेशनलिस्ट हो, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हो, उन्होंने उस काम को डिस्करेज कर दिया हो, और पूरा जो
घर का बनाया हुआ सिल्क उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया हो या फिर सिचुएशन डिफिकल्ट कर दी हो. सो ऐसा हुआ कि दादी वॉज वेरी मच ग्रीव्ड, वेरी मच सोरोफुल अबाउट दिस प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट दे वर नॉट अलाउड टू वीव देयर ओन सिल्क. सिल्क की उतनी प्रोडक्शन पे बंद करा दिया या फिर जो भी रहा हो, मतलब थिंग्स वर नॉट कंफर्टेबल फॉर सिल्क प्रोडक्शन. यहाँ पे ये बात कहना चाह रही है. एनीवे, nevertheless, Dadi had means some saris. Still, she had some saris. कुछ ना कुछ फिर भी थी. She wears finest khadi draped about her heels. फिर भी वो खादी से बनी हुई जो साड़ी थी वो साड़ी पहन करके आई हुई थी. She follows him into his cock-lined room. और अब कहाँ पर? She has come to his room, जहां पे दोनों की मतलब क्या है, जैसे डेथ हो जाती है. They emerged in द रूम इटसेल्फ. कॉक लाइन क्या है? एक बार ऐसा कहा जाता है, दिस वाज द रूम वेयर प्राउस्ट वाज सपोज्ड और सेट टू हैव स्पेंट हिज लास्ट 3 years. ये जो रूम था इसमें कहा जाता था कि मार्शल प्राउस्ट हैड स्पेंट लास्ट 3 years ऑफ हिज लाइफ हेयर. कॉक लाइन मतलब क्या है? जैसे जो दरवाजे वरवाजे मतलब क्या है, बिल्कुल एयर टाइट किए हुए. ये एयर टाइट आप इसको कह सकते हो, एयर टाइट रूम that avoids both noise and dust. इस तरह का रूम था उनका. कहा जाता है मार्शल प्राउस्ट lived his last time of his life in that room which was airtight, which he means delibeरेटली had airtight. वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा बनवाया था. तो ये जैसे कॉर्क होती है ना, कॉर्क डार्ट होती है, तो एक जो आपने केमिस्ट्री जिनको रही हो, जिनके पास रही हो, वो समझ सकते बेहतर. तो कॉर्क में से आप बिल्कुल एयर टाइट कर देते हो उसको. वो ही फाइंड्स अ ड्राई ट्विग सेट्स इन अ ग्लास. ड्राई ट्विग जैसा होता ना कि आपने एक ट्विग जो होती है थी या फिर टहनी होती है, वो अपने उसकी अपनी जगह पर रख दी. इसी तरह से यहाँ पे समझ लीजिए कि डेड डेड बॉडी रेस्ट्स इन कॉफिन एंड देयर देन शी पास्ड. मार्शल प्राउस्ट पास्ड अवे. दादी ऑल्सो पास्ड अवे. जिस तरीके से जो एक ट्विग को उसकी रेस्टिंग प्लेस पे बेहतर तरीके से रख दिया जाता है, वैसे ही ऐसा लगा कि दादी पास्ड अवे. शी वॉज क्रिश्चियन, सो दादी पास्ड अवे एंड दादीज बॉडी वॉज ऑल्सो केप्ट इन कॉफिन एंड रेस्टेड. ये दिस इज वॉट हैपेंड. ठीक. और इस तरीके से मार्शल प्राउस्ट भी खत्म, दादी भी खत्म, दादी की यादें ही बची हैं. ईयर्स पास, और इस चीज के लिए क्या बचा है? ओनली द टाइम रिमेन्स एंड many days have passed, many years have passed. Shreds of green surround the central aureole. aureole aureole क्या होता है? एक इट्स अ काइंड ऑफ हेलो, एक ब्राइटनेस सराउंडिंग समथिंग, समबडी और समथिंग. आपने चेहरे के पीछे पीछे देखा होगा, वो जो लेजेंडरी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, भगवान भगवान के पास पीछे जो चलता चलता चक्र, वो लाइट जो होती है, कंप्लीट हैलो जो होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑरियोल. सो श्रेड्स ऑफ ग्रीन सराउंड्स द सेंट्रल ऑरियोल. मतलब दादी, द इमेज ऑफ दैट ग्रैंड मदर asserts the greenery and greenery asserts peace. दादी की इमेज आते ही एक अलग सी पीस, एक पीसफुलनेस वो फील करती है. You can imagine how peaceful it might have been when she was or anyone lived with that grandmother. How beautiful the time it could be. It must have been when someone lived with that grandmother. उसके बारे में सोच करके ऐसा लगता है, मतलब you feel peaceful. So that peace is always surrounded. The peace always surrounds the grandmother. Yeah. Shocking pink haboob blows. ये haboob is a kind of wind, violent wind, particularly that blows in Sudan. ये सूडान में ही, मतलब पर्टिकुलरली इस तरह की जो विंड है वो. और विंड अपने साथ साथ क्या है कि इट कैरीज सो मच डस्ट और द क्लाउड्स ऑफ डस्ट इन डेजर्ट, उसको हबूब कहते हैं. तो अ हबूब ब्लोज, शटर्स एक्सप्लोड, एंड व्हेन इट ब्लोज एवरीथिंग एक्सप्लोड्स, एवरीथिंग सीम्स टू गिव वे. मतलब कुछ उसके साथ में जब भी वो तूफानी हवा चलती है वहां पे डेजर्ट में, डेजर्ट ऑफ सूडान, सो नथिंग रिमेन्स इन व्यू. कुछ नहीं बचता वहां पे, सब कुछ खत्म टाइप का हो जाता है. ग्रैंड मदर्स गोल्ड संक इन टाइम्स फ्लड. और जब वो
वो खत्म हो जाता है तो इट सीम्स दैट समथिंग इज ऑल्सो गेटिंग वाइप्ड आउट माई मेमोरी। वो जो मेरी मेमोरी से भी क्या है वो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अब वो मेमोरी कहाँ शिफ्ट हो गई है, वॉन्डरिंग मेमोरी, माइग्रेंट मेमोरी, सूडान की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो वो उस हवा, वो जो वायलेंट हवा, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। व्हेन इट ब्लू एवरीथिंग आउट, इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इवन द मेमोरीज ऑफ माई ग्रैंड मदर। सो ग्रैंड मदर्स गोल्ड संक इन टाइम्स फ्लड। संक इन टाइम्स फ्लड मतलब क्या है कि gold, the remembrance of the gold, remembrance of good golden time, the golden time of my grandmother has also got in oblivion. It has got forgotten. It is getting forgotten bit by bit. And in the dusty capital of Sudan, where I spent my early years. Now I remember, I try to remember of something of that Sudan when it was full of means civil war vagaries of civil war, when it witnessed the ferocious vagaries or evil effects of civil war. और वहां पे क्या है, a boy soldier bathed in his own blood. This was the common scenario in civil war, during civil war, that the soldiers particularly had to bathe in blood of their own, मतलब they, this was the bloodshed so much, बहुत ज्यादा खून खराबा इतना सारा होता था कि मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट द पर्सन हु इज बेदिंग इन ब्लड, ऐसा लगता था कि शायद ये खून में नहा रहे हैं खुद। बट दिस वाज the reality was that it was so much the things were so much politicized that the innocent people were killed as such. तो मैंने वो भी देखा, आई ट्राई टू रिकलेक्ट दैट थिंग। सो वो वहां से मेमोरी फिर यहाँ पे आई। सूडान की मेमोरीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मेमोरीज हैं। सूडान की जितनी भी मेमोरीज हैं इनके साथ में, वो क्या है, दैट दे आर वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज दे रिमाइंड हर ऑफ द very delicate time she had passed. She is reminded of the means inhumanity, or what we can say, the vagaries of civil war, the vagaries of war, the time of torture, the time of ferocious means political wind, जो एक पॉलिटिकल विंड होती है जो सब कुछ खत्म कर देती है वो। और किस तरीके से पीपल बिकम हंग्री ऑफ द अदर hungry of power, and because of this hunger they don't see anything, and then they cause so much bloodshed and so much brutal deaths, brutal killing. They don't mind the destruction of property, destruction of the people, destruction of the lives, displacement of the people's lives, displacement in their life, or loss of property, loss of personal life, सब कुछ मतलब they don't mind anything. But as a common person, as a person of thought, you think, you feel pinched, you suffer. So she suffered. Whenever she remembered something of Sudan, she suffered incessantly, suffered immensely. This is what she has done, means she has recollected in the last line. लास्ट लाइन में बड़ी डिस्टर्बिंग है कि यार, आई रिमेंबर, व्हेन आई रिमेंबर सूडान से रिमेंबर आती है मुझे वो तूफानी हवाएं। वो तूफानी हवाएं लिटरल हवाएं भी हो सकती है, वो तूफानी वो पॉलिटिकल हवाएं भी हो सकती हैं, जहां पे सारे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वाज अ सोल्जर हु वाज सो मच tortured that he seemed to have been bathing in his own blood. So this is what we had in this poem. और ये जो experiences हैं, ये क्या पर्टिकुलर पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस में काउंट होते हैं, डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस में काउंट होते हैं। व्हेन आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड इज ओवर, व्हेन यू सीक placement, you seek homeliness, you seek stability in your life, and then you relocate yourself. After relocation, what happens? You feel comfortable in as far as material needs are concerned, but what about the emotional needs? When you pine for emotional needs, so this kind of memories are the result. ये मेमोरीज इनकी, और ये पास्ट की मेमोरीज रिकरेंट थीम भी है।